कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंतर्गत हम ये सारी चीजें पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, इवन सर्कल्स, लाइंस, स्ट्रेट लाइंस, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, सारी चीजें हैं पढ़ेंगे। बट ऑफ कोर्स अभी जब बात हम कर रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स के पर्सपेक्टिव से इन्हें देखने की, तो एक क्विक ओवरव्यू जरूर लेते हैं पैराबोला, एलिप्स और हाइपरबोला को लेकर के। अगर मैं स्टार्ट करूँ अपना डिस्कशन पैराबोला के साथ, तो दो तीन इन जनरल चीज़ें आपको जो पता रहनी चाहिए वो ये कि अगर आपके पास आर्गेंट प्लेन है जहाँ पर आपके पास एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है, राइट? तो लेट्स इमेजिन दिस एज द आर्गेंट प्लेन। यहाँ पर ये जो है हमारा आर्गेंट प्लेन हो जाता है। जस्ट गिव मी अ सेकंड। अब इस आर्गेंट प्लेन की खास बात ये है कि यहाँ पर आपके पास एक फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन है। देयर इज अ लाइन विच इज फिक्स्ड एंड विच इज अ स्ट्रेट लाइन। अब ये स्ट्रेट लाइन कुछ उस तरीके से है जो कि लेट्स से अभी फिलहाल आपको समझाने के लिए मैं अज्यूम कर लेता हूँ दैट दिस लाइन इज पैरेलल टू दी वाई एक्सिस, है ना? अब कॉम्प्लेक्स नंबर्स में जब हम स्ट्रेट लाइंस को लिखते हैं तो कुछ अपनी स्टैंडर्ड डेफिनेशन लिखते हैं। तो मैं इस स्ट्रेट लाइन को ले लेता हूँ z प्लस जेड बार plus 2a is equal to 0. So this is how I'm taking this straight line as. Now, I am taking a fixed point which is I am taking on the x-axis somewhere like this, मान लीजिए यहाँ कहीं। और इस पॉइंट में जो खास बात है वो ये दैट इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स चूंकि पीरियोडिक रियल नंबर है, so this is a plus 0 iota. I hope that can be done and said. Now what next? नेक्स्ट जो मैं करने जा रहा हूँ वो ये पैराबोला की जो बेसिक डेफिनेशन होती है हम उसे फॉलो करेंगे स्टूडेंट्स। तो पैराबोला की बेसिक डेफिनेशन ये कहती है दैट लोकस ऑफ अ पॉइंट व्हिच मूव्स इन सच अ वे दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड लाइन एंड फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट रिमेन्स सेम। मतलब इसका अगर आप लोकस बनाएं तो कुछ एक ऐसा शेप बन के निकल के आएगा। नॉट एग्जैक्टली लाइक दिस, मतलब बहुत प्रिसीजन के साथ तो मैं नहीं बना पा रहा हूँ, बट कुछ इस तरीके से। आई होप आप समझ पा रहे हैं। यानी इस पाथ को अगर आप ट्रेस करें और इस पर आप कोई भी रैंडमली एक पॉइंट चुने, यू टेक एनी पॉइंट रैंडमली, है ना? तो उस पॉइंट की खास बात ये होगी, जैसे अगर आपने ये पॉइंट चुना, लेट्स कॉल इट z। इस z की खास बात ये होगी कि z की डिस्टेंस ये फिक्स्ड पॉइंट से जो कि a प्लस 0 आयोटा है, और इस z की फिक्स्ड डिस्टेंस जो शायद आपको लगे ना, क्योंकि ऑफ कोर्स मैंने बहुत प्रिसीजन के साथ चीजें नहीं बनाई हैं, पर ये जो दो चीजें हैं, एक तो ये डिस्टेंस जो z पॉइंट आपका है ना? जैसे अगर मैं कह लूँ एक p पॉइंट, z एक कॉम्प्लेक्स नंबर से आपने ऐसे रिप्रेजेंट किया है। इस फीट को अगर आप कह रहे हैं लेट्स से m, और इस फिक्स्ड पॉइंट को अगर आप कह रहे हैं s, है ना? तो ये जो pm और ps है स्टूडेंट्स, अगर ये इक्वल है, आई रिपीट, ये जो मैंने निकाला है sp और ये जो निकाला है pm, अगर ये इक्वल है, मैं इस तरीके से एक पाथ ट्रैवल करूंगा। इस पॉइंट को भी आप नाम दे दीजिए फिलहाल के लिए a, जो कि बेसिकली ओरिजिन है 0 प्लस 0 आयोटा। तो यहाँ पर ये जो शेप बनकर निकल कर आया है, दिस शेप इज सेड टू बी द पैराबोला। अब इस शेप को मैथमेटिकली आप कैसे डिफाइन करते हैं? लोकस या कंडीशन के लिए ये स्टेटमेंट बहुत क्रूशियल है कि इस पॉइंट का मूवमेंट कुछ ऐसा है कि उसकी इस फिक्स्ड पॉइंट, यानी इसे हम कहेंगे फोकस से डिस्टेंस जो कि इस फिक्स्ड लाइन से, जो कि हम कहेंगे डायरेक्ट्रिक्स, ये डिस्टेंस अगर हमेशा सेम है या इन डिस्टेंसेस का रेशियो अगर 1 है, तो इस रेशियो के 1 होने पर जो शेप बनता है वो शेप पैराबोला होता है। अब अगर मैं इसी कंडीशन को फुलफिल करूं, दोबारा सुनिएगा, क्या मुझे आप पी पॉइंट की एस पॉइंट से डिस्टेंस बता सकते हैं? दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स की डिस्टेंस आई होप हम जानते हैं, z और a के बीच की डिफरेंस मॉड z माइनस a हो जानी है। व्हेन यू टॉक अबाउट किसी लाइन से डिस्टेंस, तो हमने ये डिस्कशन भी कर रखा है कि जब z का आप इसके साथ डिस्टेंस निकालेंगे तो ये जो डिस्टेंस होगा, दिस डिस्टेंस ऑफ अ लाइन फ्रॉम अ पॉइंट, हमने वर्कआउट किया है फॉर्मूला, ये हो जाएगा z प्लस z बार प्लस 2a। दिस होल एक्सप्रेशन इज divided by 2. Hope you are able to recall it and recollect it. So this is how basically you write the equation of a parabola. If you want a further simplification, आप जो कर सकते हैं वो ये कि आप दोनों तरफ स्क्वायर कर दें, है ना? एक इक्वेशन तो ये है, this is definitely an acceptable equation of a parabola. Perfectly fine. Now, if you don't go with this, you have another option. आप एक काम कर सकते हैं, इस इक्वेशन में दोनों तरफ स्क्वायर कर सकते हैं। सो जो इक्वेशन है मेरे पास वो कुछ ऐसी है, mod z minus a is equal to z plus z bar plus 2a
आई होप यू ऑल कैन सी इट वेरी क्लियरली। जो हमारे पास स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन में मानी थी, डिवाइडेड बाय कितना स्टूडेंट्स, दिस होल एक्सप्रेशन इज डिवाइडेड बाय यहाँ मॉड डिवाइडेड बाय 2, है ना। अब एक छोटा सा काम करते हैं, हम स्क्वायरिंग बोथ दी साइड्स। सो यहाँ स्क्वायर करेंगे तो कुछ ऐसा, यहाँ स्क्वायर करेंगे तो कुछ ऐसा, और 2 का स्क्वायर बेसिकली हो जाना है 4 ना। व्हाट नेक्स्ट? नेक्स्ट स्टेप बड़ी सिंपल सी है। अगर आप जानते हो तो किसी कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉड के स्क्वायर को मैं वो कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके कॉन्जुगेट के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख सकता हूँ। मतलब LHS में 4 तो आना ही है, z माइनस ए लिख लीजिए आप, और इसके साथ मल्टीप्लीकेशन कर लीजिए z माइनस ए के कॉन्जुगेट का, जो कि z बार माइनस ए, क्योंकि ए प्योरली रियल नंबर है। ये हो जाना है z प्लस z बार प्लस 2a टाइम्स होल ऑफ क्या स्टूडेंट्स, z बार प्लस z प्लस 2a का कॉन्जुगेट इज दोबारा 2a। now if you simplify it further, what result do you get? ध्यान से देखिए, ये हो जाना है 4z बार, है ना। देन इट विल बी प्लस, ध्यान से सुनिएगा, रादर नेगेटिव अगर आप देखें तो क्या मिलेगा मुझे, माइनस 4az माइनस 4az बार प्लस 4a स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ देख लीजिए आप, एक मिलना है z बार, एक मिलना है कॉम्प्लेक्स नंबर z का स्क्वायर, और एक मिलना है 2 टाइम्स a टाइम्स z। वहीं और जो एक्सप्रेशन या टर्म्स मिलने हैं वो होंगे z बार, देन आपको मिलेगा z बार का ऑफ कोर्स स्क्वायर, आपको मिलेगा 2 टाइम्स a टाइम्स z बार। आई होप यू आर नोटिसिंग इट वेरी क्लियरली। फिर आपको ऑफ कोर्स एक बार और मिलेगा 2 टाइम्स a टाइम्स z बार, फिर आपको मिलेगा 2 टाइम्स a टाइम्स z, एंड देन ऑफ कोर्स आपको जो नेक्स्ट मिलेगी वो होगी 4a स्क्वायर। ना जब आप कुछ सिंप्लीफिकेशंस की तरफ जाएंगे तो कुछ कुछ टर्म्स हट जानी है, जैसे दिस 4a स्क्वायर एंड दिस 4a स्क्वायर आर एलिमिनेटेड। व्हाट एम आई लेफ्ट विथ? आई होप अगर आप देख पा रहे हैं तो आप चीजें सिंप्लीफिकेशन की तरफ जाएंगी तो आप कैसे देखेंगे, जरा उसकी तरफ रुख अपना करते हैं और देखते हैं चीजें कैसे निकल कर आती। तो देखिएगा, सबसे पहले z बार है ना, और 4z बार, तो shall I say I'll be left with 2 times z बार, है ना। I hope you all can see it very clearly। और यहाँ पर ये 4az और 4az बार में जब मैं 4az यहाँ से और 4az बार यहाँ से ऐड करूंगा, बेसिकली ये 8 टाइम्स हो जाएगा। सो आई एम टेकिंग -8 कॉमन, एंड व्हाट एम आई लेफ्ट विद, रादर -8a आप कॉमन ले सकते हैं, and then you will be left with z plus z bar। I hope you are noticing it very clearly। Whereas on the right hand side you will be left with 2 terms। अगर मैंने छोड़ दूं यहाँ, so ये जो हो जानी है ये होंगी z square plus z bar square। I hope आप समझ पा रहे हैं जो मैं कहना, करना, बोलना है, समझाना पा रहा हूँ। Even if you wish to take 2 common, तो अगर आप 2 common ले लें तो यहाँ से 2 common लेकर you will be left with z bar minus 4a times z plus z bar is equal to, जब 2 यहाँ जाना है so it will be 1/2 times z square plus z bar square। ये जो एक्सप्रेशन यहाँ बनकर आया है स्टूडेंट्स, ये जो इक्वेशन यहाँ बनकर आई है, दिस इज द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला। आई होप ये बात बखूबी आप समझ पा रहे हैं कि हो क्या रहा है, हम कर क्या रहे हैं और क्यों ये पैराबोला की इक्वेशन। इस पैराबोला में ये बात जरूर याद रखिएगा कि इस इक्वेशन में मैंने 2 कंडीशंस ली हैं कि इस पैराबोला की जो a था, है ना, वहां पर जो ये a हमने लिया था वो एक रियल नंबर था, और वही आपके इस पैराबोला की क्या थी स्टूडेंट्स, फोकस, याद रखिएगा। और ऑफ कोर्स बात जहां आती है इसकी डायरेक्ट्रिक्स की, है ना। आई होप आपको ये 2 बड़े क्रूशियल से पैरामीटर्स पता है। पैराबोला को डिफाइन करने के लिए आपको एक फोकस और एक डायरेक्ट्रिक्स की हमेशा आवश्यकता होती है। तो उसकी इक्वेशन थी z plus z bar plus 2a is equal to 0। So this is how things would be needed to define a parabola uniquely। In that case अगर मैं आगे बढ़ूँ और मैं आपको ये समझाना चाहूँ कि ठीक है पैराबोला हमने समझा, can we understand ellipse as well? Now ellipse also plays a very crucial role or rather very interesting building, a very interesting consideration in building the concept। देखिएगा वर्सेस, जैसे मान लीजिए आपके पास दोबारा आपका आर्गेन प्लेन है। आफ्टर डिस्कसिंग पैराबोला लेट अस अंडरस्टैंड ellipse नाउ, है ना। गौर से देखिएगा, इलिप्टिकल शेप बेसिकली सर्कल को ही कंप्रेस करके बनाया जाता है, पर ये एक सही स्टैंडर्ड और मैथमेटिकल डेफिनेशन नहीं होगी एलिप्स की। जैसे मान लीजिए ये आपके पास एक शेप है, इफ यू लुक
एट दिस शेप क्लोजली, इस शेप में दो फिक्स्ड पॉइंट्स होंगे जिनके बारे में खास बात होगी। एक पॉइंट यहाँ होगा, एक पॉइंट यहाँ होगा। इफ आई कॉल दिस पॉइंट एस एंड इफ आई कॉल दिस पॉइंट एस डैश, तो ये जो दो फिक्स्ड पॉइंट्स है स्टूडेंट्स है ना, अगर मैं इसे कह लूँ Z1, इसे मैं कह लूँ Z2, और भी इसकी डेफिनेशन होती है पर फिलहाल इस ही डेफिनेशन से यहाँ काम चल जाएगा। और इस पॉइंट को अगर मैं कह लूँ P, है ना, तो ये P वो खास पॉइंट है जिसकी डिस्टेंसेस अगर आप निकाले S और S डैश से, मतलब अगर मैं P की डिस्टेंस वर्कआउट करता हूँ S के साथ और मैं P की डिस्टेंस निकालता हूँ S डैश के साथ, तो ये जो डिस्टेंसेस हैं स्टूडेंट्स PS और PS डैश, अगर ये फिक्स्ड है, रिपीट, ये जो डिस्टेंसेस हैं अगर ये फिक्स्ड हैं और ये इक्वल है कांस्टेंट 2a के इक्वल, ये जो 2a लेंथ है स्टूडेंट्स याद रखिएगा, ये लेंथ सिंपली आपके इस मेजर एक्सिस की लेंथ है। ये जो लेंथ आपने यहाँ से यहाँ ली है स्टूडेंट्स, यहाँ से, ये लेंथ ही आपकी 2a होती है। तो अगर ये इसकी इक्वल है तो इस डिस्टेंस को अगर हम एस पी और एस डैश पी को अगर 2a के इक्वल रखें, तो ये जो P पॉइंट मूव करेगा वो इस एलिप्टिकल पाथ पर ही मूव करेगा। तो आई होप मुझे शायद सिखाने की जरूरत नहीं। PS जो होगा दैट विल बी Z माइनस Z1 का मॉड, PS डैश विल बी Z माइनस Z2 का मॉड इज इक्वल टू क्लियरली आपका 2a। ये जो इक्वेशन बनकर निकल कर आई है, दिस इक्वेशन गिव्स यू दी इक्वेशन ऑफ एन एलिप्स। बस इतनी सी बात। इसमें एक छोटी सी कंडीशन जरूर आती है, वो ये कि अगर आप एक एलिप्स की इक्वेशन लिख रहे हैं तो यहाँ पर ये जो मेजर एक्सिस की लेंथ है स्टूडेंट्स, वो हमेशा दोनों फोकाई, ये जो Z1 और Z2 है, ये एलिप्स की फोकाई हैं, इनके बीच की डिस्टेंस से ज्यादा हो। वरना अगर आप इस कंडीशन को फिर फुलफिल करें तो आप एक इलिप्टिकल सर्फेस या इलिप्टिकल शेप नहीं बना पाएंगे। आई होप ये बात आप हमेशा याद रखेंगे। यहाँ पर एक और छोटी सी कंडीशन, ये जो ए आपने लिया है, यहाँ पर ये जो आपने ए लिया है, दिस शुड बी अ पॉजिटिव रियल नंबर। आई होप यू रिमेंबर दिस। तो ये दो बड़ी क्रूशियल सी लर्निंग्स हैं जो आप अप्लाई करेंगे एक इलिप्स की इक्वेशन को कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिखते हो। बस इतनी सी ही बात है। इसी बात को अगर मैं आगे एक्सटेंड करूं तो आप इसी बात को आगे एक्सटेंड करके हाइपरबोला भी फिगर आउट कर सकते हैं। जैसा एलिप्टिकल शेप है, थोड़ा सा उसी में मॉडिफिकेशंस के साथ आपका नेक्स्ट शेप बनता है विच इज हाइपरबोला। जो फर्स्ट शेप आज हमने पढ़ा था दैट वाज पैराबोला। माइंड एवरीवन, ये जो शेप हमने ड्रॉ किया था दिस वाज अ पैराबोला। आई होप ये स्टेटमेंट आप बखूबी समझ पा रहे हैं। प्रोसीडिंग फर्दर, अगर मैं पैराबोला को समझ लेने के बाद हाइपरबोला पर अपना डिस्कशन शिफ्ट करूं, अगेन यू विल नीड द आर्गेंट प्लेन यानी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, और इनमें आपका एक हाइपरबोलिक शेप लाई करेगा। अब इस हाइपरबोलिक शेप क्या खास बात है वो सुनिएगा। दोबारा आपके पास दो फिक्स्ड पॉइंट्स होंगे, जिसे मान लेते हैं एस डैश और यहाँ पर लेट्स से एस। अगेन एक कर्व ट्रेस करेंगे आप, वो कर्व कुछ इस तरीके से होता है। अगेन आइडियली मैं तो नहीं बना पाऊंगा पर कुछ कोशिश जरूर करूं। तो इस तरीके से एक कर्व होता है, इस कर्व पर एक रैंडम पॉइंट होता है P, और वो कुछ इस तरीके से होता है कि उस पॉइंट की इन पॉइंट से डिस्टेंसेस, P जो पॉइंट है उसकी इन फिक्स्ड पॉइंट से डिस्टेंसेस का डिफरेंस, माइंड एवरीवन, उस P पॉइंट की इन पॉइंट से डिस्टेंसेस का डिफरेंस वही आपका मेजर एक्सिस 2a होता है। आई रिपीट माई स्टेटमेंट, यहाँ पर भी जो मेजर एक्सिस है वो यही है आपका। ये जो दोनों आपके वर्टाइसेस हैं इनके बीच की डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस है आपकी, आप समझ पा रहे हैं आप, ये जो डिस्टेंस यहाँ पर है, ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस आपका होता है यहाँ पर मेजर एक्सिस, इसे आप कहते हैं 2a। तो अगेन अगर मैं कहूँ आपसे कि P एक पॉइंट है जिसे आप Z से, S फोकस है जिसे आप Z1 और S डैश आपकी दूसरी फोकस है जिसे आप Z2 से नोट कर रहे हैं, तो Z की Z1 से जो डिस्टेंस है और Z की Z2 से जो डिस्टेंस है, उन डिस्टेंसेस का डिफरेंस, अब चूंकि ये डिफरेंस है तो आप इस पर एक बार और मॉड चाहें तो लगा सकते हैं, वो डिस्टेंस का डिफरेंस जो है वो 2a के इक्वल होना चाहिए। देखो इलिप्स में बस इतना सा फर्क था कि ये सम था, हाइपरबोला में ये क्या हो जाना है, डिफरेंस। इफ यू ऑल कुड नोटिस इट वेरी क्लियरली। नाउ हियर आल्सो यू नीड टू ऑब्जर्व कि यहाँ पर भी ये जो 2a है, देखो यहाँ पर 2a क्या था बेसिकली, Z1 और Z2 की डिस्टेंस से ज्यादा था। अगर आप खुद नोटिस करें तो ये Z1 और Z2 के बीच की डिस्टेंस और ये आपका 2a, तो वाजिब सी बात है 2a आपका Z1 और Z2 के बीच की डिस्टेंस से ज्यादा होना जरूरी था। यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पर उल्टा है। मेरा कहना है ये जो डिस्टेंस है 2a है और ये डिस्टेंस आपकी क्या है, Z1 और Z2 के बीच की डिस्टेंस। तो शलाई से यहाँ पर 2a को कम होना होगा Z1 और Z2 के बीच की
डिस्टेंस से। आई होप ये लाइन आप बखूबी समझ पा रहे हैं। तो यहाँ पर जो शेप बनेगा, ये जेड शेप, जेड पॉइंट जहाँ ट्रेस करेगा उससे जो शेप बनेगा वो हाइपरबोला होगा। उसकी जो फोकाई होंगी वो एस और एस डैश होंगी और उसके मेजर एक्सिस की लेंथ 2a होगी। और यहाँ पर आपके पास इस तरीके से शेप बनेगा। इसमें एक और कंडीशन दोबारा कि ए जो है वो हमेशा एक पॉजिटिव रियल नंबर ही होना चाहिए। तो ओवरऑल ये जो इक्वेशन आपके पास बनकर निकल कर आई है, यही इक्वेशन आपके हाइपरबोला को रिप्रेजेंट करती है। आई होप अब आप कंफर्टेबली काफी सेंस बिल्ड कर पा रहे हैं कि हाइपरबोला कैसे फॉर्म होता है, क्या होता है और इस शेप से आप चीजें कैसे वर्कआउट करते हैं। नाउ प्रोसीडिंग फर्दर, अगर आपने पूरी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को कॉम्प्लेक्स नंबर से देखा है, जो कि हमने कोशिश की है, तो कुछ क्वेश्चंस के थ्रू इन सारी चीजों को समझने की कोशिश करते हैं कि एग्जैक्टली कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को कैसे आप कॉम्प्लेक्स नंबर्स के पर्सपेक्टिव से देख सकते हैं। I'm just going to represent one of the questions। ऐसे कुछ रैंडम क्वेश्चंस ले लेते हैं ताकि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को अच्छे से समझा जा सके। मेरी गुजारिश दरख्वास्त बस इतनी सी है कि आप इन क्वेश्चंस को देखें, खुद से समझें और स्क्रीन पॉज करके अटेम्प्ट करें, और जब आपने कर लिया हो तब आप इसका सोल्यूशन प्ले करके देखें। सो आई होप ये क्वेश्चन आप सभी को दिखाई दे रहा है। जरा पढ़िए इत्मीनान के साथ कि उस क्वेश्चन में क्या क्या बातें लिखी गई हैं और आपको इस क्वेश्चन को कैसे करना होगा। आई रिपीट, बड़ी ही सिंपल सिंपल सी चीजें अगर आप गौर से देखें। मैं पढ़ देता हूँ ये क्वेश्चन आपके लिए। Z1 और Z2 मुझे दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स इस तरीके से दिए गए हैं कि आर्ग्यूमेंट जो लिखा है Z माइनस Z1 का, है ना, और Z माइनस Z2 का, वो π/4 है। ब्रिलियंट। तो आपको कुछ रैंडम सा एक डेटा दिया गया है जो कि आपको प्रूव करना है। मैं ऐसा कह सकता हूँ क्या सर, ये जो बात आप कह रहे हो इस बात को कहने का एक और पर्सपेक्टिव होता है। सुनिएगा, Z1 Z2 के बारे में हम बात करेंगे। मैं पहले लिखता हूँ कि ये जो लिखा हुआ है Z माइनस Z1 अपॉन, है ना, गौर से देखिएगा, डिवाइडेड बाय Z माइनस Z2, इसका जो आर्ग्यूमेंट मुझे दिया जा रहा है वो आर्ग्यूमेंट मुझसे कहा जा रहा है π/4 है ना। सो इस कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट है π/4। चलो मैं आपको एक अलग पर्सपेक्टिव से समझाता हूँ कि क्या हमने ये नहीं पढ़ा है कि ये बेसिकली एक आर्क की इक्वेशन। हम दोबारा रिकॉल करेंगे, गौर से देखिएगा। इमेजिन देयर इज अ सर्कल, है ना, आपके पास एक सर्कल। इस सर्कल में आपके पास 3 पॉइंट्स हैं ना। मान लो यहाँ कहीं एक पॉइंट है Z, यहाँ कहीं एक पॉइंट है Z2 एंड हियर देयर इज अ पॉइंट, लेट्स से Z1। Z1 ऑफ कोर्स आपके पास जो दिया गया है वो है 10 प्लस 6 आयोटा। Z2 जो आपको दिया गया है दैट इज 4 प्लस 6 आयोटा। अब आपने कुछ ऐसा किया है, बड़े गौर से देखिएगा, आपने Z को Z2 से कनेक्ट किया। बड़े गौर से देखिएगा, बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा पार्ट आप देखेंगे कि सर ऐसे भी चीजों को देखा जाता है और सोचा जाता है, और कॉम्प्लेक्स नंबर में ज्योमेट्री इतनी इजीली आपको चीजें वर्कआउट करती है। इमेजिन करिए Z2 Z को मैं Z1 Z की तरफ रोटेट करता हूँ। आई रिपीट, मैं Z2 Z को Z1 Z की तरफ रोटेट करता हूँ। आई रिपीट माई स्टेटमेंट, और मैं रोटेट करता हूँ π/4 यानी 45 डिग्री के एंगल से। मैं रोटेट करता हूँ π/4 यानी कि 45 डिग्री के एंगल से। सो डू यू ऑल नॉट थिंक कि ये बेसिकली यहां से यहां तक का ये जो आर्क है, आई होप आप नोटिस कर पा रहे हैं, मैं इस पोर्शन की बात कर रहा हूँ। इस आर्क पर लाई करने वाला कोई भी पॉइंट Z इस गिवन कंडीशन को फुलफिल करेगा जो हमें यहाँ दी गई है। अगर आप सोच पा रहे हैं, यही आर्क की डेफिनेशन होती है। तो यहाँ जो ओवरऑल दिया गया है ये आर्क जो है, इस पर लाई करने वाला कोई भी Z कहीं भी आप ले लीजिएगा, उससे जब आप Z2 से और Z1 से कनेक्ट करेंगे तो उनके बीच में एंगल जो होगा वो π/4 ही होगा, और वो इस डेफिनेशन से फुलफिल होगा। मतलब ये जो इक्वेशन है वो इस पाथ को, ये जो पाथ यहाँ बना है, इस पाथ पर लाई करने वाले किसी भी पॉइंट को डिनोट करती है ना। बाय दैट लॉजिक मैं बस इतना कहना चाह रहा हूँ दैट वी आर डीलिंग विद अ सर्कल जिस पर दो पॉइंट्स हैं Z1 और Z2, और इन Z1 और Z2 को मिलाने वाली कॉर्ड इस सर्कल के सर्कमफेरेंस पर π/4 एक एंगल सबटेंड करती है कुछ इस तरीके से। दिस डेटा इज वेरी वेल अंडरस्टूड बाय ऑल ऑफ यू। नाउ कैन आई नॉट से कि सर इस सर्कल का एक सेंटर भी होगा? सी बात है, सर्कल का सेंटर भी होगा। डू यू नॉट थिंक ये कॉर्ड जो कि सर्कल की सर्कमफेरेंस पर 45 डिग्री यानी π/4 सबटेंड कर रही है, वही कॉर्ड सर्कल के सेंटर पर π/4 का डबल, यानी इस एंगल को क्या मैं नहीं कह सकता कि ये जो एंगल होगा ये एक 90 डिग्री एंगल होगा, यानी ये एंगल होगा π/2। डू यू ऑल नॉट एग्री विद व्हाटएवर हैज सेड सो फार? यानी इस सर्कल के सेंटर को अगर मैं कह लूं कुछ देर के लिए Z0, तो ये एक π/2 डिग्री एंगल बनना है, ये बात तय है। एक और क्रूशियल सी बात, आप ऐसा नहीं मानते
कि Z0 से Z2 और Z0 से Z1 की जो डिस्टेंस है वो इक्वल होंगी और बेसिकली वो इस सर्कल की रेडाई यानी रेडियस ही होंगी। डू यू ऑल एग्री विद दिस? व्हाट हैव आई अचीव्ड और अटेन्ड बाय डूइंग ऑल दिस सो फार? मतलब इसका फायदा क्या होगा? बड़ा ही खूबसूरत सा फायदा है स्टूडेंट्स। क्या मैं ऐसा नहीं कह सकता कि अगर आप दोबारा अपनी रोटेशन थ्योरम या कोनी मेथड अप्लाई करें तो आपने रोटेट किया है, ध्यान से सुनिएगा, आपने रोटेट किया है Z2 माइनस Z0 को कितने डिग्री से? 90 डिग्री से। आई होप आप देख पा रहे हैं 90 डिग्री से। तो e टू दी पावर आयोटा पाई बाय 2 के साथ, तो उससे आपको जो मिला है वो मिला है आपको Z1 माइनस Z0। तो सर इससे क्या फायदा हो रहा है? अरे भाई देखते जाइए, चीजें हैं, वक्त लेती हैं। तो अगर आप यहाँ पर गौर से देखें तो मैं चीजें लिखते जा रहा हूँ, हम अपने रिजल्ट को वर्कआउट करने की कोशिश करते हैं। बड़े गौर से देखिएगा और इत्मीनान के साथ चीजें समझिएगा ना। अगर मैं इस सर्कल को वर्कआउट करने की कोशिश करूं, है ना, तो इस सर्कल के सेंटर को लेके यानी Z0 को लेके आपका क्या ओपिनियन है? देखो Z1 हम जानते हैं 10 प्लस 6 आयोटा है, Z2 हम जानते हैं 4 प्लस 6 आयोटा है। तो Z1 को अगर रिप्लेस किया 10 प्लस 6 आयोटा माइनस Z0, है ना, इज इक्वल टू कितना स्टूडेंट? Z2 विच इज 4 प्लस 6 आयोटा माइनस Z0। एंड आई होप आई डिड नॉट टेल यू e टू दी पावर आयोटा पाई बाई 2 इज नथिंग बट आयोटा। अगर आपको याद हो किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को एंटी क्लॉकवाइज आयोटा से घुमाना है तो आप बस उसको आयोटा से मल्टीप्लाई कर दीजिए। याद करिए बातें। अगर इस लर्निंग के साथ मैं आगे बढ़ूं तो मुझे क्या रिजल्ट मिल रहा है भाई? अरे हम Z0 फिगर आउट कर पा रहे हैं अगर आप ठीक से देख रहे हैं तो। जैसे मैं क्या लिख रहा हूँ वो सुनिएगा। यहाँ तो लिखा होगा 10 प्लस 6 आयोटा माइनस Z0, यहाँ लिखा होगा 4 आयोटा 6 आयोटा इंटू आयोटा माइनस 6 माइनस Z0 आयोटा, है ना। अब सारी टर्म्स एक तरफ लेकर जा रहा हूँ और Z0 वाली टर्म्स एक तरफ। सो 10 प्लस 6 इज 16, 6 आयोटा माइनस ऑफ कोर्स 4 आयोटा इज आपका 2 आयोटा, और यहाँ पर ये जब Z0 आप कॉमन ले लेंगे तो यू विल बी लेफ्ट विद 1 माइनस आयोटा। आई होप आप देख पा रहे हैं। इससे थोड़ा और अगर हम सिंप्लीफाई करें तो Z0 की जो वैल्यू आती है वो आती है 16 प्लस 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस आयोटा। हम हमेशा प्रेफर करेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स डिनोमिनेटर में ना हो, यानी हम इसका रैशनलाइजेशन जैसी प्रोसेस यानी इसको इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 1 प्लस आयोटा से न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और 1 प्लस आयोटा से डिनोमिनेटर को भी। नाउ व्हाट डू आई गेट बाय डूइंग सो? Z0 को गौर से देखिएगा न्यूमरेटर में, ये हो जाना है 16 और ये हो जाना है -2। तो 16 माइनस 2 कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स? क्लियरली 40। ये हो जाएगा 2 आयोटा और ये हो जाएगा 16 आयोटा। तो 2 प्लस 16 क्लियरली कितना हो जाना है स्टूडेंट्स? 18 आयोटा। सो दिस इज हाउ आपका एक कॉम्प्लेक्स नंबर आपको मिलेगा। डिनोमिनेटर की बात करें तो 1 तो मिलेगा और यहाँ पर आई होप आप देख पा रहे हैं इसका स्क्वायर भी 1 होगा और ये 1 प्लस 1, क्योंकि ये z है, ये z बार है, तो z बार मॉड z का स्क्वायर। तो इस तरीके से अगर आप Z0 को सिंप्लीफाई होते देखें तो ये आता है 7 प्लस 9 आयोटा। ये जो 7 प्लस 9 आयोटा आया है स्टूडेंट्स, डू यू ऑल नॉट थिंक कि हमने इस सर्कल का सेंटर फिगर आउट कर लिया? आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? अब अगर आपने सर्कल का सेंटर फिगर आउट कर लिया है, दोबारा सुनिएगा, एक सर्कल था जिसका सेंटर हमने फिगर आउट कर लिया है, जो कि निकलकर आपके लिए क्या आ रहा है स्टूडेंट्स? 7 प्लस 9 आयोटा, है ना। अब एक लर्निंग और निकालता हूं मैं आपसे। क्या मैं ऐसा नहीं कह सकता हूं कि इस सर्कल की जो रेडियस होगी, आपको मैं दोबारा शेप दिखा देता हूं। इस शेप में कुछ ऐसी चीजें थी कि आपके पास ये सर्कल था, इस सर्कल का सेंटर था Z0 और इस सर्कल पर कोई भी रैंडमली लाई करने वाला पॉइंट था। आप Z1 ले लें, Z2 ले लें, जो भी लेना चाहें ले लें। मान लो आपके पास इस तरफ जो था वो Z2 था, मैं बस याद कर ले रहा हूँ कि Z2 रहा होगा शायद। और Z2 क्या था स्टूडेंट? Z2 आपका जो माना था आपने वो था आपका 4 प्लस 6 आयोटा, है ना। तो मुझे बस एक छोटी सी बात बताइए, जो Z है वो है 7 प्लस 9 आयोटा और Z0 आपका ये है। तो Z और Z0 के बीच की जो डिस्टेंस है, डू यू नॉट थिंक वो इस सर्कल की रेडियस होगी? तो डिस्टेंस कैसे निकालते हैं? अरे भाई Z2 और Z0 के बीच की डिस्टेंस कुछ इस तरीके से निकाली जाती है। तो 7 और 4 का डिफरेंस क्लियरली 3, 3 का स्क्वायर 9, 9 और 6 का डिफरेंस भी 3 और 3 का स्क्वायर 9 और इसका आप ले लीजिए अंडर रूट। तो ये क्लियरली हो जाना है 3√2। ये क्लियरली हो जाना है 3√2। अब मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि क्या मैं इस सर्कल की इक्वेशन को नहीं लिख सकता? आप याद करिए सर्कल की इक्वेशन को आप क्या लिखेंगे? तो सर सर्कल की इक्वेशन हो जानी है Z माइनस Z0 का मॉड इज इक्वल टू R, है ना। इसमें लिखूंगा Z माइनस Z0 हो जाएगा आपका क्लियरली 7 प्लस 9 आयोटा का मॉड इज इक्वल टू R विच इज 3√2। और मेरा मानना है लगभग यही
हमसे प्रूव करने को कहा गया था। अगर आपको अपनी बातें क्वेश्चन में पढ़ी गई याद आ रही हूँ तो मैं आई थिंक उस कंक्लूजन की तरफ बढ़ चुका हूँ दैट z माइनस 7 माइनस 9 आयोटा का मॉड विल बी इक्वल टू 3√2 अगर वो कंडीशन फुलफिल होती है जो मुझे क्वेश्चन में दी गई। तो ये रहा हमारा प्रूफ। आई होप एक आसान क्वेश्चन जिसे इजीली वर्कआउट किया जा सकता है अगर आप इसे ठीक से समझें। With that, let me represent another question for the day, another interesting and intriguing question जिससे आप अगेन बहुत सारी बारीकियां सीखेंगे। तो इस क्वेश्चन को इत्मीनान के साथ देखिए, समझिए और मुझे बताइए कि इस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करेंगे। गिव इट सम टाइम स्टूडेंट्स, फॉलो दी SOP। अगर आप इस क्वेश्चन को देख रहे हैं तो इस क्वेश्चन को ठीक से देखिए, पढ़िए, इंटरप्रेट करिए और समझ के सॉल्व करिए कि एग्जैक्टली आप इसे कैसे समझेंगे, देखेंगे या वर्कआउट करेंगे। इस क्वेश्चन को अगर मैं आपको ठीक से समझाना चाहूँ तो बेहद आसान सा क्वेश्चन है। बस इस डेटा को अगर आप ठीक से वर्कआउट कर लें कि चीजें एग्जैक्टली हैं क्या। देखो मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। बताओ, यहाँ लिखा हुआ है मॉड में z माइनस, है ना। इसे मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, 2 माइनस आयोटा। इसका जो मॉड है, ये मॉड जो है ये हमेशा 2 या 2 से छोटा है। देखो थोड़ी देर के लिए समझने की कोशिश करो कि आपके पास एक सर्कल है ना। सो इमेजिन यू आर डीलिंग विद अ सर्कल और इस सर्कल का जो सेंटर है स्टूडेंट्स, वो सेंटर है 2 माइनस आयोटा। अगर आप मेरी बात समझ पाए तो ये जो सेंटर है, दिस पॉइंट इज 2 माइनस आयोटा, है ना। और ये जो पॉइंट है, अगर इस पॉइंट को आप ठीक से समझें तो ऑफ कोर्स आर्गेंट प्लेन में कहीं ना कहीं कुछ इस तरीके से लाई करने वाला है कि आपके पास जैसे कि 2 इधर है ना, माइनस आयोटा इधर है, तो कुछ इस तरीके से कहानी जा रही होगी। मतलब ये आपका ओवरऑल इस तरीके से जा रहा होगा, नॉट एग्जैक्टली लाइक दिस। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि बिल्कुल ठीक इस तरीके से जा रहा होगा, पर कुछ इस तरीके से जा रहा होगा जो कि मैंने रैंडमली बनाने की कोशिश की है। आई होप यू आर एबल टू डाइजेस्ट माई पॉइंट। मेरा पॉइंट बस इतना सा है कि आप खुद सोच के देखिए, ये डिस्टेंस 2 हो जानी है और ये डिस्टेंस क्या हो जानी है, 1, है ना। ऑफकोर्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ ही 2 है तो एक्स एक्सिस की पॉजिटिव साइड, लेकिन नेगेटिव 1 की तरफ है तो ये वाई एक्सिस में नीचे की तरफ मिलेगा। मतलब ये मुझे इस तरीके से मिलेगा, है ना। थोड़ी सी और चीज को क्लैरिटी आप ले सकते हो। सर्कल की रेडियस को अगर मैं समझूं तो इस सर्कल की रेडियस 2 है ना। सर्कल की रेडियस अगर 2 है तो ये लेंथ 2 होगी। मतलब ये जो आर्गेंट प्लेन है स्टूडेंट्स, ये इस सर्कल को डेफिनेटली इस तरीके से एक्सटर्नली टच करेगा। क्यों, रीजन समझने की कोशिश करिए। सेंटर से सर्कमफेरेंस की डिफरेंस कितनी होनी चाहिए, 2, और वैसे भी ये डिस्टेंस कितनी है, 2, तो ये इस तरीके से टच करना होगा या पड़ेगा। आई होप यू आर गेटिंग दिस कंक्लूजन कि ऐसा इस शेप में मुझे सर्कल क्यों मिलेगा। अब चूंकि ये महज सर्कल नहीं है, ये लेस देन इक्वल टू दिया है। लेस देन इक्वल टू का मतलब ये होगा कि इस सर्कल के अंदर और इस सर्कल के ऊपर लाई करने वाला हर पॉइंट मेरी इस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है जो मुझे इस क्वेश्चन में दी गई। आई होप आप मेरी बात समझ पाए। बड़ी ही क्लैरिटी के साथ मैंने आपसे बात कही है कि 2 माइनस आयोटा सेंटर वाले सर्कल जिसकी रेडियस 2 है, इसके ऊपर या इसके अंदर लाई करने वाला हर पॉइंट इस पर्टिकुलर कंडीशन को फुलफिल करेगा। आई होप यू ऑल एग्री विद व्हाटएवर आई सेड सो फार। 2 बातें तो तय हैं जो मुझे पता है, यहाँ कहीं ओरिजिन होगी यानी ओ होगा। ऑफ कोर्स इस सर्कल में अगर मैं एक डायमीटर ड्रॉ करता हूँ, आई एम गोइंग टू ड्रॉ अ डायमीटर, ध्यान से सुनिएगा। एक डायमीटर कुछ इस तरीके से बनाता हूँ कि वो सर्कल से सेंटर से पास होता है कुछ इस तरीके से। बड़े गौर से देखिएगा, बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात मैंने आपसे कहने की कोशिश। तो इमेजिन दिस एज अ पॉइंट ए, दिस एज अ पॉइंट बी। सर्कल के सेंटर को हम नाम दे देते हैं सी, है ना। यहाँ तक आई होप कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब गौर से देखिएगा, मैं ये तो कह सकता हूँ ए सी और बी सी दोनों आपके सर्कल के रेडाई हैं, यानी ये डायमीटर है तो ऑफकोर्स ए सी और सी भी आपके 2 यूनिट्स के होंगे। इस बात में कोई दो राय नहीं है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके पास जो मॉड जेड की क्या बोल रहा है वो, ग्रेटेस्ट एंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ मॉड जेड, तो मॉड जेड की ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या होगी। अब आप समझो मॉड जेड का मतलब क्या है। मॉड जेड का मतलब है कि मॉड जेड माइनस ओ, यानी जेड की ओरिजिन से डिस्टेंस। एक छोटा सा काम करते हैं, ये जो डायमीटर मैंने ड्रॉ किया ना, थोड़ा सा इस तरीके से ड्रॉ करते हैं कि इसे मैं ओरिजिन तक एक्सटेंड करता हूँ। ध्यान से देखिएगा, ये जो डायमीटर में ड्रॉ कर रहा हूँ स्टूडेंट्स, कुछ इस तरीके से ड्रॉ कर रहा हूँ कि मैं इसे ओरिजिन तक एक्सटेंड कर रहा हूँ कुछ इस तरीके से। आई होप यू आर कंफर्टेबल विद व्हाटएवर आई हैव डन सो फार। तो ये कुछ हमने डायमीटर बनाया। अब आप समझो ये आपका ओरिजिन तो फिक्स्ड है। अगर z यहां हुआ, गौर से सुनिएगा, अगर z a के पास हुआ तो डू यू नॉट थिंक ये ओरिजिन से z की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी। और सोच के देखो, अगर z b पर हुआ
तो वो ओरिजिन से इसकी लॉन्गेस्ट या ग्रेटेस्ट डिस्टेंस होगी। आई होप आप मेरा रीजन, मेरा कंक्लूजन, मेरा पॉइंट समझ गए। यानी z माइनस जीरो की जब मिनिमम वैल्यू पूछी जाएगी तो हमें क्या करना है, और z माइनस जीरो के मॉड की मैक्सिमम वैल्यू पूछी जाएगी तो हमें क्या करना है। जब z माइनस जीरो के मॉड की मिनिमम वैल्यू पूछी जाएगी तो टेक्निकली मैं z को a एज्यूम करके उसकी ओरिजिन से डिस्टेंस निकाल दूंगा। जब z की मुझे z माइनस जीरो के मॉड की मुझे मैक्सिमम वैल्यू पूछाएगी तो मैं z को b की जगह ले जाकर उसकी यानी ओरिजिन से डिस्टेंस निकाल दूं, क्योंकि z तो ओपन है ना आपके पास, z ये कहीं भी हो सकता है इसमें, या आपके सर्कल की सर्कमफेरेंस पे कहीं भी, तो मैं कहीं भी ले रहा हूँ। तो मैं इस इंटेलिजेंस के साथ ले रहा हूँ कि जब मैं z को a पर लूंगा तो मुझे मिनिमम और मैक्सिमम z को b पर लेने पर मॉड z की वैल्यू मिलेगी। आई होप आप मेरा स्टेटमेंट आप समझ पाए। अब a एग्जैक्टली है क्या, आपको एक्चुअली ये सोचने की भी जरूरत नहीं। सर ऐसा क्यों? अरे भाई एक बात बताओ, c है आपका 2 प्लस आयोटा और o है आपका 0 प्लस 0 आयोटा। अगर आपको a o निकालना है, यानी a से o की डिस्टेंस निकालनी है, डू यू नॉट थिंक अगर आप सी ओ निकाल लें, है ना, अगर आप सी ओ डिस्टेंस निकाल लें और इस डिस्टेंस में से ए सी डिस्टेंस सब्ट्रैक्ट कर दें तो भी मिल जाएगा। आप देखिए मैं क्या कह रहा हूँ, मैं सी ओ निकलवा कर आपसे ए सी सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, तो जो बचेगा डू यू नॉट थिंक वो ओ ए ही होगा। तो बताओ सी ओ डिस्टेंस कितनी होगी? सर 2 माइनस आयोटा की 0 प्लस 0 आयोटा से डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, यानी हो गया √5। तो सी ओ डिस्टेंस हो जाती है √5 और ए सी डिस्टेंस हम सब जानते हैं ये इसकी रेडियस है, यानी कितनी डिस्टेंस हो गई है 2। तो ये आपके मॉड जेड की मिनिमम वैल्यू होगी। मॉड जेड की मैक्सिमम वैल्यू, डू यू ऑल नॉट थिंक मॉड जेड की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो है ओ बी, है ना, बी से ओ की डिस्टेंस। क्या मैं उसे ए बी प्लस ओ ए नहीं लिख सकता हूँ? आई होप आप मेरी बात समझ पा रहे हैं, जो मैंने कहने या करने की यहाँ कोशिश की है। और आई होप आप समझ पा रहे हैं जो मैं कह रहा हूँ, जो मैक्सिमम वैल्यू है वो बेसिकली है ओ बी। और ओ बी को आप कैसे लिखना चाह रहे हैं? ओ बी को बस मैं इतना लिखना चाह रहा हूँ कि ये जो ओ बी है, आई होप ये डिस्टेंस की मैं बात कर रहा हूँ, ये डिस्टेंस को मैं ए बी, जो कि मुझे पता है कितनी है स्टूडेंट्स 4 प्लस ओ ए निकाल सकता हूँ। ओ ए हमने अभी वर्कआउट किया, ओ ए था आपका √5 -2, और इसमें अगर मैं ए बी ऐड कर दूं तो ए बी क्लियरली कितना है स्टूडेंट्स 4, तो ये हो जाना है आपका √5 + 2। सो कंक्लूजन बस इतना सा है, मॉड जेड की ग्रेटेस्ट और मिनिमम वैल्यू हम निकाल चुके हैं कुछ इस तरीके से, जो कि ज्योमेट्रिकली इतनी आसानी से सोचा जा सकता है। सो डू यू नाउ रियलाइज कि मैं किसी इन इक्वेशन को देखकर उसे कैसे किसी शेप में कन्वर्ट करके अपने उस कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में कंक्लूजन्स ड्रॉ कर सकता हूँ। आई होप ये बात बखूबी आपने समझी, और ये समझी तो एक और क्वेश्चन लेते हैं ताकि हम और क्लैरिटी से चीजें सोच पाए। सो देयर यू गो विद द नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर द डे। गौर से देखिएगा इस क्वेश्चन को, और वही मेरी सेम दरख्वास्त है कि इस क्वेश्चन को भी आप इत्मीनान के साथ देखिए, पहले समझिए और डेटा को इंटरप्रेट करिए कि एग्जैक्टली क्या क्या लाइन्स लिखी हैं, क्या क्या इंफॉर्मेशन दी है, और आपको क्या क्या चीजें कंक्लूड करनी है या क्या क्या रिजल्ट्स वर्कआउट करने। देन ऑफ कोर्स हम बात करेंगे कि आप कैसे इसे सोचेंगे। सो क्वेश्चन में जो लिखा गया है जरा उस बारे में बात करेंगे। आर्गेंट प्लेन है, एक वेक्टर दिया है, वेक्टर दिया है 4 - 3 आयोटा, तो क्लियर सी बात है वो उसने आपको एक कॉम्प्लेक्स नंबर दे दिया 4 - 3 आयोटा, राइट। बोल रहा है आयोटा ऑफ कोर्स √(-1) है, इसे क्लॉकवाइज 180 डिग्री से रोटेट किया है और इसको 3 टाइम्स स्ट्रेच किया है, इसको 3 टाइम्स स्ट्रेच किया है। तो वो ये पूछना चाह रहा है जो नया कॉम्प्लेक्स बनेगा वो क्या होगा, न्यू वेक्टर से क्या होगा। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है। सिर्फ अगर आप रोटेशन अप्लाई कर दें, कोनी मेथड अप्लाई कर दें, वैसे भी सोच सकते हैं, या फिर आप चाहें तो लॉजिकली भी सोच सकते हैं। दोनों तरीके मैं आपको देने की कोशिश करता हूँ कि देखो कितना सिंपल सा आंसर है। देखो एक पहले मैं आपको शॉर्टकट समझाता हूँ, अगर शॉर्टकट ना समझ आए तो बिल्कुल कोनी मेथड भी आपके पास। आप पहले तो ये समझो 4 - 3 आयोटा किधर मिलेगा। सर एक्स पॉजिटिव है वाई नेगेटिव है, मेरा ये मानना है 4 - 3 आयोटा यहाँ कहीं आपको दिख रहा होगा, है ना। सो ये मेरा मानना है 4 - 3 आयोटा कुछ कुछ रहा होगा इस तरीके से। डू यू ऑल नॉट थिंक सो? ये पॉइंट जो है ना, दिस इज 4 - 3 आयोटा। अच्छा, जब आपने इसे, अब आप एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज कैसे भी रोटेट करें, 180 डिग्री तो दोनों तरफ से सेम आना है। तो मैंने इससे जब रोटेट किया 180 डिग्री से तो मुझे कुछ एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर मिला होगा, अगर आप देख पा रहे हैं, है ना। और इस कॉम्प्लेक्स नंबर की खास बात यह है स्टूडेंट्स कि ये पुराने कॉम्प्लेक्स नंबर का 3 टाइम्स है, ये पुराने वाले कॉम्प्लेक्स नंबर का 3 टाइम्स है। कहानी खत्म हो गई। कैसे? सोच के देखिए। यहां पर अगर मैं आपसे पूछूं तो ये जो पॉइंट है ये क्या रहा होगा, 0 + 0 आयोटा। अब जब इसके ऑपोजिट आपने जाना शुरू किया तो यहाँ क्या मिला होगा, 4
आई होप आप समझ पा रहे हैं नेगेटिव का और 3 आयोटा पॉजिटिव का। लेकिन ऐसा एक बार और चले और एक बार और चले, अगर आप समझ पा रहे हो तो, क्योंकि अगर ये एक टाइम है तो ये बेसिकली इसका 3 टाइम्स है। आई होप आप मेरा स्टेटमेंट समझ पा रहे हो, है ना। अगर आप मेरा स्टेटमेंट समझ पा रहे हो स्टूडेंट्स, तो 4 - 3 आयोटा के ठीक ऑपोजिट इस तरफ 180 पर 3 टाइम्स जाने पर जो पॉइंट्स आपको मिलेंगे वो पॉइंट्स टेक्निकली 4 का 12 और 3 का 999 होगा। लेकिन डिस्टेंस में अगर आप चले तो गए हैं, साइन यानी सिग्नेचर वाइज बात करें तो एक्स नेगेटिव हो चुका होगा और वाई पॉजिटिव, यानी इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होंगे -12 +9 आयोटा, और यही आपका इस क्वेश्चन का आंसर होगा। दैट्स ऑल। बस इस क्वेश्चन को ऐसे आप खत्म कर सकते हैं सिर्फ ऑब्जर्वेशन से, लॉजिक से और कॉमन सेंस से। इफ यू डोंट एग्री विद जो मैंने किया है उसे लेकर, और आप चाहते हैं नहीं सर ये तो आपने ऐसे ही बस कह दिया, मतलब वैसे तो आपको भी ऐसे ही कहना चाहिए, पर मान लो अगर आप ऐसे नहीं एग्री करते हो कि नहीं सर ये थॉट अच्छा नहीं है, इस मेथड से शायद चीजें उतनी रिलेवेंट नहीं है, तो मेरा कहना है बिल्कुल आपके पास एक और मेथड है, आप प्रॉपर कोनी मेथड अप्लाई करें और प्रॉपरली इसे निकालें, जो कि आई डोंट रिकमेंड किया जाना चाहिए। बट इफ यू डोंट एग्री, यस यू आर गुड टू गो विद दिस। देखो क्या किया है वो सुन लो। कॉम्प्लेक्स नंबर इज दैट, जो कि है 4 + 3 आयोटा। तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर मैं 180 डिग्री से रोटेट कर रहा हूँ तो क्या बन जाएगा। सो जब आप कॉम्प्लेक्स नंबर को 180 डिग्री से रोटेट करेंगे तो वो e⁻ या तो पाई ले लीजिए या -पाई ले लीजिए, क्लॉकवाइज से एंटी क्लॉकवाइज से फर्क ही नहीं पड़ रहा, अगर आप मेरी बात समझ पा रहे हो। सो हो जाना e⁻ आयोटा पाई। इस कॉम्प्लेक्स नंबर को इतने से मल्टीप्लाई तो किया है, प्लस इसे मैंने 3 टाइम्स स्ट्रेच कर दिया है। 3 टाइम्स स्ट्रेच करना मतलब इसका मॉड्यूलस 3 टाइम्स हो जाएगा, मतलब ये वो मेरा नया कॉम्प्लेक्स नंबर है जो मैं ढूंढ रहा हूँ। आई होप यू ऑल एग्री विद व्हाट आई एम डूइंग हियर। तो Z1 जो नया कॉम्प्लेक्स नंबर है वो होगा 3 टाइम्स Z जो है आपका, दैट इज 4 - 3 आयोटा टाइम्स e⁻ आयोटा पाई, जिसे अगर आप लिखें पोलर फॉर्म में, सो दैट इज कॉस पाई प्लस आयोटा साइन पाई। आई होप यू आर कंफर्टेबली एबल टू अंडरस्टैंड जो मैं कहना चाह रहा हूँ, जो मैं यहाँ सजेस्ट कर रहा हूँ ना। वी ऑल नो वेरी क्लियरली, अगर मैं बात करूँ कॉस पाई की, तो कॉस पाई क्लियरली कितना होता है स्टूडेंट्स, -1। पाई के ऑड मल्टीपल्स पर कॉस -1 और पाई के इवन मल्टीपल्स पर कॉस +1 होता है। साइन पाई, पाई के किसी भी मल्टीपल पर साइन 0 होता है। सो दिस रिजल्ट्स इनटू Z1 इज इक्वल टू 3 टाइम्स 4 - 3 आयोटा टाइम्स कितना है स्टूडेंट्स, -1, which when simplified further I think gives you again -12 + 9 आयोटा। तो ऐसे भी कर सकते हो, इसमें कोई बुराई नहीं। आई थिंक ये मैथमेटिकल अप्रोच है जो आप जानते हैं, हमने रोटेशन अप्लाई किया है और कोनी मेथड के लॉजिक से इसे सोचने की कोशिश की, प्योर कॉमन सेंस अगेन। whichever method suits you आप अप्लाई कर सकते हैं और अपने क्वेश्चंस को वर्कआउट कर सकते हैं। वेल हियर कम्स अनदर क्वेश्चन फॉर द डे, जो ज्योमेट्री से आप सोच सकते हैं। तो आई होप यू रियलाइजिंग कितना इंटरेस्टिंग है ज्योमेट्री से कॉम्प्लेक्स नंबर्स को सोचना। नाउ लुक एट दिस क्वेश्चन एंड विल अंडरस्टैंड कि इस क्वेश्चन को कॉम्प्लेक्स नंबर्स के पर्सपेक्टिव से कैसे सोचा जा सकता है। वही दोबारा मेरी दरख्वास्त, आप क्वेश्चन को इत्मीनान के साथ पढ़िए, समझिए और देखिए कि क्या क्या दिया है और क्या पूछा गया है और क्या लॉजिक लगाकर आप इस क्वेश्चन को सोच सकते हैं। मैं पढ़ देता हूं आपके लिए क्वेश्चन। आपको क्वेश्चन में एक रोम्बस के बारे में बात कही जा रही है जो कि ABCD से बन रहा है। ठीक है, तो लेट्स ड्रॉ रोम्बस फर्स्ट ऑफ ऑल। तो अगर मैं एक रोम्बस ड्रॉ करूं यहाँ, जस्ट गिव मी अ सेकंड एवरीवन, तो रोम्बस शेप आपको दिख रहा है क्या कहीं, ये रहा, है ना। तो ये मान लीजिए आपके पास एक रोम्बस शेप है। What am I told? I am clearly told that A, B, C, and D. This is the rhombus we are given. That's brilliant. Its diagonal AC and BD intersect at a point M, है ना। So इसके diagonals जो हैं वो मान लेते हैं ये कुछ हैं। So let's say this ये Z क्यों लिख दिया मैंने, तो D लिखना चाहिए था, नहीं Z कैसे लिख दिया, This should have been D। तो AC और BD जो diagonals हैं स्टूडेंट्स, ये diagonals intersect करते हैं, ठीक है। ये डायगोनल्स कहाँ इंटरसेक्ट करते हैं वो भी बता देंगे, जो पॉइंट दिया गया है M। तो थोड़ा सा बस ड्रॉ करने में मुझे टाइम लगता है चीजें, बट मैं प्रिसाइजली आपको बता पाऊँ कि ये जो पॉइंट दिया गया है, दिस पॉइंट वी आर टोल्ड एज M। कंफर्टेबल एवरीवन? अच्छा, BD जो है वो 2 टाइम्स AC है। सो वन मोर थिंग आई एम टोल्ड कि जो BD है ना, वो डबल ऑफ AC है। इस रिजल्ट को हम यूज करेंगे आने वाले वक्त में। इंटरेस्टिंग बात है, आप गौर से सुनिएगा, ये आप क्वेश्चन को हल करने में बहुत हेल्प करेगा। पॉइंट D और M रिप्रेजेंट करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर 1 + आयोटा। तो D जो है वो मान लेता हूं मैं 1 + आयोटा, और M जो है वो है आपका 2 - आयोटा। ओके, तो M कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाता है आपका 2 - आयोटा, है ना। दैट्स परफेक्टली फाइन। व्हाट नेक्स्ट?
तो आपको ए ढूंढने को कहा जा रहा है, आपको ए ढूंढना है। डू यू नो अ प्रॉपर्टी कि रोम्बस में जो आपके डायगोनल्स होते हैं वो परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं, मतलब ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल रही होगी और ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल रही होगी, और ये जो सारे एंगल्स हैं, ये सारे एंगल्स आई नीड नॉट इवन टेल यू, ये सारे एंगल्स आपके जो रहे होंगे वो 90 डिग्री रहे होंगे। सो दिस इज हाउ रोम्बस फंक्शंस और वर्क्स और हाउ लुक्स लाइक बेसिक। अब मेरा आपसे कहना है, मुझे ये कहा गया बीडी जो है एसी का डबल है। अगर बी डी ए सी का डबल है तो क्यों ना मैं ये कहूं कि डी एम जो होगा वो ए एम का भी डबल होगा। अरे भाई आप सोचो ना, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस तो इक्वल है और ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस भी इक्वल है। तो अगर आपसे कहा जा रहा है कि ये जो डिस्टेंस है ये इसका डबल है, तो क्यों ना मैं ये कहूं कि डी एम जो होगा, आई होप आप समझ पा रहे हो, बी डी जो था वो डबल था, तो डी एम जो होगा वो भी तो ए एम का डबल होगा। क्या आप मेरा स्टेटमेंट समझ पा रहे हो? तो अगला कंक्लूजन जो मैं ड्रॉ कर रहा हूं वो ये कि जो डी एम होगा वो ए एम का भी डबल होगा। आई होप दिस इज समथिंग वेरी बेसिक जो आप सब समझ पा रहे हो। अगर मैं आपसे कहूं कि जरा गौर से देखिए, डी एम और ए में अगर मैं कोनी मेथड अप्लाई करूं तो क्वेश्चन खत्म होने को है। सोचो, मुझे क्या चाहिए, मुझे ए चाहिए, मुझे क्या दिया है, मुझे डी दिया है, मुझे एम दिया है। तो आप सोचो, आपको नहीं लगता कि सर डी एम को अगर 90 डिग्री से रोटेट करें, अगर डी एम को एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री से रोटेट करें तो ए एम मिलेगा। मान लो जो मैं ए ढूंढ रहा हूँ वो जेड है, तो मैं ऐसा नहीं कह सकता, जो मिलेगा वो है आपका बेसिकली ए एम। एम क्या है स्टूडेंट्स, वो सोचिए। एम आपको दिया गया है जेड माइनस एम जो कि है 2 माइनस आइटा, तो मैं लिख रहा हूँ जेड माइनस 2 माइनस आइटा। ये जो मुझे मिला है ये कहाँ से मिला है, ये डीएम को रोटेट करके। डीएम क्या था स्टूडेंट्स, 1 प्लस आयोटा माइनस 2 माइनस आयोटा। अच्छा, ये तो रोटेट किया, मॉड्यूलस में कुछ चेंज आया, बिल्कुल आया, आप याद करिए। अच्छा, मैं पूरा ही लिख देता हूँ ताकि आपको ये जो मैं कर रहा हूँ इसमें कंफ्यूजन ना हो, वैसे तो नहीं होना चाहिए, पर मान लो है तो मैं पूरी स्ट्रक्चर्ड मेथड में कोनी मेथड याद दिलाता हूँ। क्या थी कोनी मेथड, याद करो। ये हो जाएगा जो मिला है वो, यानी z माइनस 2 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय व्हाट, जहां से आपने सर्टेन किया है ना जिसे रोटेट करे वो था डीएम, यानी 1 प्लस आयोटा माइनस ऑफ कोर्स कितना स्टूडेंट्स 2 माइनस आयोटा। अब पहले आप ले लेते हैं इनके मॉड्स का रेशो, यानी इनके मॉड्यूलस का रेशो, जो कि कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, आपने पहले लिखा था ए एम, तो ये हो जाएगा ए एम डिवाइडेड बाय कितना स्टूडेंट्स डी एम, तो इनकी लेंथ का रेशो, इनके मॉड्यूलस का रेशो, मल्टीप्लाइड बाय ई टू द पावर आयोटा। अब आयोटा में जो आएगा वो एंगल होगा, एंगल ऑफ रोटेशन जो एंटी क्लॉकवाइज में है आपके पास क्लियरली पाई बाय 2। बस यही मैं एग्जैक्टली आपसे कहना चाहूँ। यहाँ से अगर मैं पूछूं आपसे कि बताओ ए एम अपॉन डी एम क्या होगा स्टूडेंट्स, सो डू यू नॉट थिंक कि सर जो ए एम अपॉन डी एम निकल कर आएगा दैट क्लियरली इज गोइंग टू बी 1/2। बहुत खूब, तो मेरे पास काफी सारी चीजें हैं और आंसर निकालने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो z माइनस 2 minus iota divided by 1 minus 2 that's minus 1 and iota minus minus iota that's plus 2 iota, है ना। am upon dm जो रेशियो है डिस्टेंसेस का वो क्लियरली 1/2 है, सो दिस इज 1/2 टाइम्स e टू द पावर आयोटा पाई बाय 2, सो cos 90 प्लस आयोटा sin 90 जो कि हो जाएगा आपका 1। अगर आप ये बात जानते हैं कि आयोटा को आप e टू द पावर आयोटा पाई बाय 2 भी लिखते हैं, ऐसे लॉजिकली जब 90 डिग्री से एंटी क्लॉकवाइज रोटेट किया है तो वो आयोटा से ही मल्टीप्लाई करने पर आपको मिल जाता है। ये लर्निंग अब आप याद रखिएगा। आई होप अब बात महज सिंप्लीफिकेशन की है, जो आप कर दें तो आपको z मिल जाएगा। तो अगर z की तरफ हम बढ़े तो गौर से सुनिएगा, z माइनस 2 माइनस आयोटा कल कीप दिस साइड, यहाँ पर 2 को हम नीचे रखते हैं, आयोटा को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं -1 प्लस 2 आयोटा से तो क्या मिलेगा, जरा उस रिजल्ट पर बात करेंगे, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर जो z मिलेगा स्टूडेंट्स वो होगा, ये हो जाना है आपका माइनस आयोटा, सो दिस इज माइनस आयोटा बाई 2, फिर ये हो जाना है आपका 2 आयोटा इंटू ऑफ कोर्स आयोटा दैट इज -2/2, मतलब -2/2 विच इज कितना -1। इसे भी जब उठा कर ले आएंगे तो हो जाएगा +2 माइनस आयोटा। आई होप आप मेरी बात समझ पाए। सो फाइनली जब आप z को लिखेंगे, सो दिस इज 1 -1/2 -1 दैट इज -3/2, सो दिस इज -3 आयोटा बाई 2। या तो आप ऐसे लिख लें या फिर आप चाहें तो बेशक इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 -3 आयोटा होल एक्सप्रेशन डिवाइडेड बाय 2। सो दिस इज हाउ थिंग्स विल लुक लाइक, यानी आपका जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उस तरीके से लिखा जा सकता है, दैट 1 -3 आयोटा बाई 2 या फिर क्लियरली 2 माइनस, इस तरीके से, अगर आप ये बात मेरी समझ पाए तो। अब यहाँ पर एक छोटी सी प्रॉब्लम है स्टूडेंट, छोटी सी प्रॉब्लम ये है कि आपको कैसे पता यही ए है। ये तो मैंने सोचा, अरे मैंने इसे क्लॉकवाइज लिख लिया, ए बी सी डी, मतलब एंटी क्लॉकवाइज लिख लिया,
क्या ये रोम्बस ऐसे नहीं बन सकता था कि मैं रोम्बस ऐसे बनाता, ये डी होता, ये ए होता, मतलब ये कुछ ऐसे बन जाता? तो उस केस में क्या गड़बड़ हो रही होती? उस केस में यही गड़बड़ हो रही होती स्टूडेंट्स की जब आप अब डी ए और एम के बारे में बात करते तो एंगल ऑफ रोटेशन जो होता वो क्लॉकवाइज होता, और अगर वो एंगल ऑफ रोटेशन क्लॉकवाइज होता तो कहानी छोटा सा ट्विस्ट बस बना लेती कि यहाँ पर जो आपने e टू द पावर आयोटा पाई बाय 2 को इंट्रोड्यूस किया है उसकी जगह आपको इंट्रोड्यूस करना होता e टू द पावर माइनस आयोटा पाई बाय 2। मतलब जो मेजर चेंज आता है वो कुछ नहीं, बस यही एक्सप्रेशन एग्जैक्टली ऐसा कैसा होता, बस यहाँ पर जो आयोटा है मतलब एक आंसर तो बेशक जो भी आया है वो है, पर इसके अलावा एक और आंसर हो सकता था, ये एक आंसर है, बट दिस इज नॉट दी कंप्लीट आंसर, दिस इज वन ऑफ दी आंसर्स। यहाँ पर आयोटा की जगह आपको जो रखना चाहिए होगा वो माइनस आयोटा भी रखना होगा, क्योंकि सी रिस्पेक्टिवली चेंज होगा, उस वजह से ए भी चेंज हो सकता है, जो मुझे स्पेसिफिकली गिवन नहीं था। अब जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो इसे भी सॉल्व कर लेते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ मुझे जो मिल जाना है वो है माइनस आयोटा बाई 2, तो यहाँ मिलेगा z माइनस 2 माइनस आयोटा इज इक्वल टू कितना, यहाँ से देखिएगा माइनस आयोटा वो माइनस उनसे मल्टीप्लाई किया तो प्लस आयोटा बाई 2, ना तो मैं सिर्फ इस आयोटा बाई 2 ही लिख लेता हूँ, और माइनस आयोटा बाई 2 को आपने 2 आयोटा से मल्टीप्लाई किया तो हो जाएगा माइनस, क्लीनली 2 से 2 कैंसिल, और माइनस माइनस आपका आई थिंक प्लस 1 हो जाना है, अगर आप समझ पा रहे हैं, है ना? तो ये इस तरीके से प्लस 1 हो जाएगा। अब अगर आप इसे उठाकर यहाँ शिफ्ट करें तो z जो होगा, गौर से देखिएगा, 1 प्लस 2 इज 3, और आपके पास ये हो जाना है आयोटा बाई 2 माइनस आयोटा, अगर आप देख रहे हैं तो, और आयोटा बाई 2 में से आयोटा सब्ट्रैक्ट किया, सो दैट इज अगेन माइनस आयोटा बाई 2। इसे आप चाहें तो ऐसा लिख लीजिए, या फिर 6 माइनस आयोटा बाई 2 लिख लीजिए, यानी कि ये भी आपका एक आंसर। सो आपके दो आंसर्स आएंगे, पहला आंसर जो हमने वर्कआउट किया था, दूसरा आंसर जब ये पॉइंट जो आपने ए एज्यूम किया था बाय डिफॉल्ट यहाँ, ये अगर यहाँ सी की जगह होता तो भी एक रिजल्ट आ सकता है। सो इट ऑल डिपेंड्स कि आप ए ढूंढ रहे हैं या सी, बेसिकली ए कहीं भी हो सकता है, या तो ए की जगह पर या सी की जगह पर। तो दोनों आंसर्स आपके एक परफेक्टली करेक्ट या केपेबल आंसर के कंक्लूजन्स हैं।